फ्रेंड्स, हम बात कर चुके थे बुद्धिज्म की और जैनिज्म की, जिसको कि हम फर्स्ट रिलीजियस रिवॉल्यूशन या फिर सब इनसे भी बढ़ के अगर हम बोले जो फर्स्ट सोशल रिवॉल्यूशन थी थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री, तो वो हमारी मानी जाती है बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला पीरियड। और ये पीरियड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया एम्पायर, फर्स्ट बिग एम्पायर जिसको बोला जाता है मगधा पीरियड, तो वो भी इस टाइम पे राइज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मगधा एम्पायर का राइज हुआ है। ओके, तो शुरुआत करने से पहले वेलकम टू स्टडी आईएएस ले। और भाई मैं कहना भूल जाऊं कि चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, तो भाई कहना ना पड़ा अपने आप कर दिया करो, नहीं तो चलो देखो। सबसे पहले क्या है कि जब हम बात करते हैं हमारे ऋग वैदिक पीरियड की या लेटर वैदिक पीरियड की, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि महाजनपदा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं आता है। वहां पे बात हम करते हैं जनपदास की। तो जो महाजनपदा का कंसेप्ट सबसे पहले निकल के आता है वो निकल के इसी टाइम पीरियड के दौरान आता है। और ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब हम अगर हम देखें कि जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे वो हमारे पास अगर हम ये ऐसे देख लेते तो इस रीजन में वो हमारे पास बेसिकली थे। ठीक है, और जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं और जब हम महाजनपदास पीरियड की बात करते हैं, तो उनका जो है गंगेटिक रीजन यानी ईस्ट की तरफ वो शिफ्ट होना की शुरुआत कर देते हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रिवर्स हैं, एग्रीकल्चर की लैंड यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो सकती है, फॉरेस्ट हैं, एलिफेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, आयरन ओर्स यहाँ पे मिलती हैं। तो जो सारे जो मतलब कहते हैं ना सारे इनपुट्स जो थे वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि महाजनपदास जो होते हैं मेंशन इन ऋग्वेदा, तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे? वो हमें पता चलता है बुद्धिस्ट और जैनिज्म टेक्स्ट से। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अगर हम बोले तो अगुंतर निकाय जो टेक्स्ट था उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे, और जैन टेक्स्ट से भी हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। अब इन पे अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे जो एम्पायर होते थे ये दो टाइप के होते थे। एक जहाँ पे ओलिगार्की रूल चलता था जिसको कि हम रिपब्लिक बोलते हैं, और दूसरे जहाँ पे एक राजा का शासन होता था। वो एक लौता राजा था जो पूरी आर्मी रखता था और उस जो एरिया है उसको रूल करता था। जब हम बात करते हैं ना जो रिपब्लिक जो यहाँ पे होते हैं जिनको गण संघ भी बेसिकली बोला जाता है, तो ये बेसिकली मिलेंगे आपको हिमालयन फुट हिल्स में। जैसे जो नेपाला वाला रीजन होता है, जैसे कपिल लुम्बिनी वाला जो कि कोशाला के अंतर्गत आता है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का जन्म होता है, तो ये भी एक गण संघ है। वहीं पे मल्ल भी एक गण संघ है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। वज्जी भी एक गण संघ है। तो ये हमें चीजें देखनी है। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की बेसिकली कमी थी। फुट हिल्स वाला रीजन आता है तो ज्यादा मतलब अच्छी एग्रीकल्चर लैंड भी वहाँ पे नहीं मिलती है आपको। कुछ ऐसे रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो मगधा को मिले हैं, जिसकी वजह से मगधा एक बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हो पाया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि 16 महाजनपद है, आपको हर महाजनपद कहाँ पे था उसकी जो कैपिटल है वो पता होनी चाहिए, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं ना महाजनपद की, तो हम देखते हैं कि जो अवंती वाला महाजनपद है क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है ना उसके साउथ में सिचुएटेड इकलौता, जो विंध्या रेंज में बोले हम, उस सिचुएटेड इकलौता महाजनपद उस टाइम पे बोला जाता है, या बेसिकली साउथ का हम बोल सकते हैं। नॉर्थ में तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे लेकिन साउथ में आपको दिखेगा अवंती। सबसे ईस्टर्न अंग है, अगर मतलब ऐसा आ जाता है ऑर्डर में लगाने के लिए तो भी पता होना चाहिए। सबसे साउथ में अवंती, सबसे ईस्ट में हमारा अंग आ जाता है, और उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो काम्बोज, गंधारा, ये सारे हमें चीजें याद रखनी है। ठीक है, इनकी राजधानी भी याद रखनी है। उसके बाद जैसे मगधा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोशाला इंपॉर्टेंट है, काशी, वज्जी, मल्ल, कुरु, पंचाला, मत्स्य, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो देखो जो सारे जो महाजनपद थे इनमें से धीरे धीरे एक दूसरे ने सबने एक दूसरे को अनेक्स करना शुरू कर दिया, एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। तो जब हम बात करते हैं जो 6th सेंचुरी BC है, वहां पर सिर्फ 4 ऐसे किंगडम्स बचते हैं, और वो 4 किंगडम हमारे कौन कौन से थे? तो हमारे पास थे वत्स, अवंती,
मगधा वाला पीरियड अगर हम बोले, और दूसरा था कोशाला। तो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट एम्पायर थे या किंगडम थे जो उस टाइम पे सरवाइव करते हैं। तो जब हम वत्स की देखें तो वत्स देखो ये था ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर, यमुना रिवर के तट पे ये था। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इसलिए पॉपुलर हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो थे उदयना, उदायिन, ये जो थे मगधा एम्पायर के थे बेसिकली, और वत्स के थे उदयना। ठीक है, उनके बाद अवंती के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, अवंती के साथ, अंग के साथ, मगधा के साथ इन्होंने किया था। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई थी तो जो इनके उदयना की डेथ हो गई थी तो उसके बाद वत्स को अवंती ने नेक्स्ट कर लिया था। और अवंती को किसने नेक्स्ट किया था, तो अवंती को नेक्स्ट करता है मगधा। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे हमारे प्रद्योता, और इन्होंने शादी कराई अपनी किससे, डॉटर ऑफ उदयन से इन्होंने अपनी शादी करा ली वासवदत्ता के साथ। ठीक है, उसके बाद इसके सक्सेसर थे वो भी वीक होते चले गए, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लिया मगधा ने। फिर कोशाला आता है जिसकी राजधानी अयोध्या होती है, प्रसेनजीत जिसको बोला जाता है बिंबिसारा की सिस्टर से जिनकी शादी होती है, कोशाला देवी है ना। तो ये इनके राजा हुआ करते थे। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपनी बहन की शादी कराई और काशी दे दिया इन्होंने दहेज में, किसको, मगधा में। तो ये सब कुछ हम आगे मतलब देखेंगे। उसके बाद जो है बिंबिसारा के साथ इनके कोई डिस्प्यूट नहीं होते हैं, तो इनका पुत्र जो अजातशत्रु होता है वो काशी को पूरी तरह एनेक्स कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं होता अपने मामा बाबू से। फिर मगधा एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो मगधा एम्पायर जो होता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, उसको बहुत सारी एडवांटेजेस मिली होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है, क्योंकि ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स वहाँ पे जाके मिलती हैं, तो कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है। दूसरा ये जो अगर हम कहें बेसिकली बिहार और झारखंड वाला रीजन है जहाँ पे आयरन ओर मिलती है, तो यानी इक्विपमेंट बनाने के लिए भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं, कहीं से बाहर से मंगाना नहीं पड़ता। उसके बाद जो होते हैं और भी होती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं, तो उसको कट करके एग्रीकल्चर लैंड में आप तब्दील कर सकते हो, यानी आपके पास एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। एलिफेंट्स भी यहाँ पे थे जिसका मिलिट्री में अगर हम देखें तो पहली बार यूज जो है वो मगधा एम्पायर के अंतर्गत ही देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हुए थे, राजगीर इनकी कैपिटल थी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं मगधा एम्पायर का अब कैसे मगधा एम्पायर राइज हुआ। तो अगर हम बात करें कि सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, हरिणिका डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। और ये चीजें इसलिए भी याद रखनी है, क्रोनोलॉजिकल वे में याद रखना है, क्योंकि जैसे अगर जैसे हम बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके, बुद्धिज्म को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता आ रहा है, और जो क्वेश्चंस पूछते आते हैं जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो मान लो लिख दिया अशोका के टाइम पे हुई, ये सब कुछ तो हमें याद होता है, लेकिन डायनेस्टी भी याद रखनी है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हरिणिका डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी, सेकेंड शिशुनागा के टाइम पे हुई थी, और थर्ड हुई थी मौर्य के टाइम पर, फिर वो कनिष्का वाली आ जाती है लास्ट वाली। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले हरिणिका डायनेस्टी देखे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे वो थे हमारे बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन, ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ के माने जाते हैं। तो बिंबिसारा जो है जिनको कि यहाँ का फाउंडर भी माना जाता है, और बिंबिसारा कंटेम्प्रेरी होता है किसके, बुद्धा के और जैना के, दोनों के मतलब बुद्ध के और महावीर के, दोनों के ये कंटेम्प्रेरी माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो कन्क्वेस्ट की पॉलिसीज थी उसकी शुरुआत अगर हम इंडिया में देखें तो वो शुरुआत हुई थी बिंबिसारा से, और उस पॉलिसी को खत्म किया था अशोका ने। ठीक है, इन्होंने जो है अंग को कन्क्वेस्ट कर लिया था, इसलिए नाम दिया गया ब्रह्मदाता। ठीक है, अंग कहें या ब्रह्मदाता कहें तो इनको याद रखना है हमें बिंबिसारा के बारे में कि इन्होंने सबसे पहले अंग को अनेक्स कर लिया था जिसका नाम था ब्रह्मदाता, और ये याद रखना है आपको नाम। तो ये दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या किया, दोनों पॉलिसी अपनाई। देखो इन्होंने कन्क्वेस्ट करने की पॉलिसी भी अपनाई, एनेक्स भी इन्होंने किया, एग्जाम्पल है अंगा। दूसरा इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाली पॉलिसी भी अपनाई, यानी सिर्फ अनेक्स काम करने से काम नहीं चलेगा। तो देखो मैट्रिमोनियल साइड याद आ गई, मैरिज अलायंसेस भी इन्होंने किए। तो तीन इनकी वाइफ्स थी। पहला
एक थी कोशाला किंग, जो प्रसेनजीत की सिस्टर जिसको बोला जाता कोशाला देवी, जिसकी वजह से इनको काशी दहेज में मिला, तो काशी के ऊपर इनका अपने आप रूल हो गया, एनेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा लिच्छवी प्रिंसेस थी चेलन्ना, जो कि चेतक की बहन थी। लिच्छवी प्रिंसेस यानी वैशाली के जो राजा थे चेतक, उनकी बहन चेलन्ना। और तीसरा थे इन्होंने जो वेस्ट इंडिया को भी नहीं छोड़ा, पंजाब के मदरा क्लैन से इन्होंने शादी करी, वहां की लड़की थी, उसका नाम था खेमा। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो सॉरी हाँ, अगर हम इनके मेजर राइवल्स की बात करें तो मगधा एम्पायर का सबसे बड़ा राइवल जो माना जाता है वो था अवंती। यहाँ के राजा जो थे बिंबिसारा के टाइम पे वो थे प्रद्योता, जिसका पूरा नाम चंद प्रद्योता महासेना भी है। महासेन ये सब कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रद्योता याद रखेंगे। इन्होंने बिंबिसारा के साथ लड़ाई करी, बहुत सालों तक ये लोग लड़ाई करते लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता है। उसके बाद देखें तो जो हमारे पास प्रद्योता हैं, जो अवंती के राजा थे, उनको जॉन्डिस हो जाता है और जिनके इलाज के लिए बिंबिसारा अपने रॉयल फिजिशियन यानी जीवाका को भेजते हैं, और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं और इनकी लड़ाई जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि जो जीवाका थे वो किससे रिलेटेड करते थे, किस डायनेस्टी से, तो हर्निका डायनेस्टी, स्पेशली बिंबिसारा, ये चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी है। दूसरा जो था मगधा था, उसको जो है एक गंधारा से रॉयल लेटर भी यहाँ पे मिलता है, यानी डिप्लोमेटिकली भी देखे तो ये लोग स्ट्रॉन्ग थे। और मगधा की राजधानी तो ऑब्वियसली देख ही चुके हैं हम, राजगीर। फिर बिंबिसारा के बाद जो होते हैं वो आते हैं अजातशत्रु। बिंबिसारा इतने साल रूल करते हैं, अजातशत्रु के बस की बात नहीं रहती, वो अपने पिता को मार देते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है पितृघाता। और अगर देखें ना, अजातशत्रु के बाद जो भी मतलब अगले 3 आते, वो तीनों अपने अपने पिता को मार के आते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, तो पितृघाता इसको बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है। देखो, उन्होंने जो बिंबिसारा थे उन्होंने कंक्वेस्ट करने की पॉलिसी भी अपनाई और मैट्रिमोनियल अलायंस की भी देखी, और मैरिज अलायंस तो मैरिज अलायंस की पॉलिसी भी अपनाई। और देखा तो मैरिज अलायंस की पॉलिसी इन्होंने कुछ ज्यादा ही अपनाई है ना, कंक्वेस्ट करने वाली थोड़ी कम अपनाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा अग्रेसिव थे हमारे अजातशत्रु, जो कि अपनी मिलिट्री कंक्वेस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे इन्होंने कोशाला को भी कर लिया, विशाली को भी इन्होंने एलेक्स कर लिया, और विशाली के साथ तो इन्होंने 16 साल लंबा युद्ध लड़ा था कंक्वेस्ट करने के लिए। अवंती को ये डिफीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसके बाद हम देखें तो जो अजातशत्रु होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब सारी जगह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इनको पता होता है कि हमें अपनी जो राजधानी है उसको भी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि बाहर कोई आके उस पर अटैक ना कर पाए। तो ये राजगीर को फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, पाटलिग्रामा जिसका नाम होता है, राजगीर को फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है अजातशत्रु इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने देखा जो बिंबिसारा थे वो थे बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। अजातशत्रु थे ये जैनिज्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एट लास्ट ये भी बुद्धिज्म में चले जाते हैं, बुद्धा के कंटेम्प्रेरी होते हैं। अच्छा, बुद्धा से ये मिले भी हैं, और इसके जो ये डिपिक्ट किया गया है स्कल्पचर फॉर्म में वो हुआ है भरहुत स्तूपा में, तो यहाँ भरहुत पे इसके एविडेंसेस मिले हैं। अजातशत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में। जैसे ही बुद्धा की डेथ होती है तो उसकी जो टीचिंग होती है, उनकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, उनको संजो के रखने के लिए मीटिंग होती है। फिर दूसरा होता है यहाँ पे कि महावंसा, यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने, ये क्या होता है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, ये वंसा वगैरह जो होते हैं ना, ये सिल्वर यानी उस टाइम पे श्रीलंका में जो लिखे जाते हैं उस टाइम पे माना जाता है। सॉरी, ये जैनिज्म वाला है, बुद्धिज्म नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारे चैत्य और विहारा भी बनाए हैं। उसके बाद आता है उदायन। उदायन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र जो अपनी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ये शिफ्ट कर देते हैं, जो कि गंगा और सोन के संगम पे, कन्फ्लुएंस पे है। देखा था कि जो पाटलिग्रामा है उसको फोर्टिफिकेशन करना शुरू किसने किया था, तो फोर्टिफिकेशन अजातशत्रु ने किया था, लेकिन राजधानी को लेके कौन आता है, तो उदायन यहाँ पे ले आता है। उसके बाद जो होता है उदायन को जो है शिशुनागा डायनेस्टी,
कि बेसिकली जो फाउंडर होते हैं शिशुनाग, जो कि हमारी हरण्यका डायनेस्टी पे ही काम करते हैं, तो वो इनकी उदयन को मार देते हैं और उसके बाद ये शिशुनागा डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंड कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए ये अपनी कैपिटल बनाते हैं वैशाली, और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि ये अंग को डिस्ट्रक्शन ऑफ अंग जो होती है वो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ठीक है, अंग को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। फिर शिशुनाग डायनेस्टी में अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं शिशुनागा, दूसरे आते हैं इनके कालाशोक। कालाशोक किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसको कि काका वर्मन भी बोला जाता है। तो कालाशोक या काका वर्मन दोनों एक ही चीज है। फिर थर्ड आती है नंदा डायनेस्टी, जिसमें सबसे ज्यादा माने जाते हैं वो आते हैं महापद्मानंद, जो कि इसके फाउंडर माने जाते हैं। अब इन्होंने क्या कर लिया था, बड़ी बड़ी उपाधियां लेना शुरू कर दिया था। ये अपने आप को एक रथ कहना शुरू कर दिया था कि यानी मतलब सब जगह सबका एक ही राजा है। तो ये चीजें इन्होंने बतानी शुरू कर दी थी, और इन्होंने बहुत सारी कन्क्वेस्ट की, और जिसके जो एविडेंसेस हैं वो हमें पुराणों से मिले हैं, यानी पुराणों में इनकी बात हुई है। तो ये भी याद रखना, महाजनपद यानी पुराणों में भी इनका जो है वो डिस्क्रिप्शंस मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे उसके बाद हम देखें तो जो महापद्मानंद थे या नंदा डायनेस्टी मानी जाती है, बेसिकली वो किस लिए मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने कलिंग को अनेक्स किया था, कन्क्वेस्ट किया था कलिंगा को सबसे पहले। ठीक है, और इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन से, जो कि खारवेल थी। खारवेल जो कि कलिंगा के किंग थे, वहां से हमें पता चलता है कि कलिंगा का कन्क्वेस्ट कर लिया गया था बाय नंदा। फिर यहाँ पे महापद्मानंदा ने 10 ईयर रूल किया, ये सब कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो थे धनानंदा थे, क्योंकि इन्हीं को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर की यहाँ पे जो है नींव रखते हैं। उसके बाद नंदों के पास बहुत सारी वेल्थ थी। इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इसके एविडेंसेस हमें तमिल संगम वर्ग तमिल संगम अहानानूरू से इसके एविडेंसेस मिलते हैं, जिसके कि पोएट माने जाते हैं मोलानार। तो ये चीजें याद रखनी है कि तमिल संगम से भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी थी और जिनके पास बहुत सारी वेल्थ थी। अब बात कर लेते हैं कि मगध सक्सेस क्यों हुआ। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। किंग भी वहाँ के एम्बिशियस थे, जैसे हमने देख लिया बिंबिसारा, अजातशत्रु को हम देख लेते हैं, शिशुनाग या महापद्मानंदा की हम बात कर लेते हैं। तो महापद्मानंदा उसके बाद जो है हमारा जोग्राफिकल लोकेशन इनकी है कि राजगीर यहाँ पे राजधानी है, वहीं पे जो है कच्चे माल के रूप में आयरन और यहाँ पे मिलते थे। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना आसान हो गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इनकी, क्योंकि राजगीर थी वो खुद 5 हिल से घिरी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अटैक करना मुश्किल हो जाता था। पाटलिपुत्र थी वो सबके गंगा गंडक सोन के कन्फ्लुएंस पे थी, साथ एक सरयू रिवर भी यहाँ के मिलती थी, तो कम्युनिकेशन आसान हो जाता था। अगर हम बात करें तो ये जेंजेटिक प्लेन है, यानी एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलती थी। तो इकोनॉमिकली भी इनके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा के कारण इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मिलिट्री की बात करें तो फर्स्ट टाइम एलिफेंट्स का यूज भी करना इन्होंने ही शुरू किया। तो ये हमारा हो गया खत्म। उसके बाद आ जाता है पर्शियन, ग्रीक, इन्वेजन। और चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, इन्वेजन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मौर्य एम्पायर थी वहाँ पे सोसाइटी जो है वो कैसी थी। और फिर हम बात करेंगे जो एक्चुअली मौर्य एम्पायर है, यानी अशोका वाला जो टाइम पीरियड आ जाता है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।